कहाँ तक कर लिया था हमने? माना कि ए क्या है, एडिटिव ग्रुप डी प्लस का कोई एस शून्य अवयव है जिसकी कोटि एन है, तो इसका मतलब एन ए बराबर एन डॉट ए बराबर ए है। अब यदि हम एक और एस शून्य अवयव लेते हैं बी बिलोंगिंग टू डी, तो समीकरण 1 से एन ए दोनों तरफ बी से ऑपरेट कर दिया, शून्य से करेंगे तो शून्य ही आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए डॉट बी। ये क्या लिखा जा सकता है? ए को हमने कितनी बार जोड़ा? एन बार जोड़ा। ये कितने अवयव हैं? एन टाइम्स हमने किया है। अब हम यदि ए को कॉमन ले लें तो ये क्या होगा? बी प्लस बी अप टू एन टाइम्स बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट एन बी बराबर 0। ठीक है। अब डी पूर्णांक के प्रांत है, ये अशून्य अवयव है, तो कोई यदि ये भी अशून्य अवयव हो गया तो पूर्णांक के प्रांत में किन्हीं भी दो अशून्य अवयव का क्या है? गुणा 0 नहीं हो सकता, वरना तो वो क्या हो जाएगा? शून्य भाजक सहित हो जाएगा, और ये रहित होता है तो इसका मतलब ए 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन बी बराबर 0। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 तथा डी क्या है? पूर्णांक के प्रांत है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो बी, दिस इम्प्लाइज बी की कोटि के वो क्या हो गई? कोटि एन है। ठीक है, बी की कोटि एन है। अब ऐसा न्यूनतम कोटि क्या होती है? सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ए की भी कोटि क्या होगी? एन आ गई, बी की भी। इसी तरीके से सी कोई अवयव लेंगे तो उसकी कोटि भी हम क्या प्रूव कर देंगे? एन प्रूव कर देंगे। सिमिलरली हमने देखा कि सभी एलिमेंट को जब हम एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। ठीक है, साथ ही एडिटिव आइडेंटिटी, साथ ही एन डॉट 0, क्योंकि 0 भी क्या है? डी प्लस का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 0, अतः एन वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि एन डॉट एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। अतः डी का अभिलक्षण एन है। इसका मतलब एडिटिव ग्रुप के किसी भी अशून्य अवयव का की जो कोटि होगी वही क्या होगा? पूर्णांक के प्रांत का क्या होगा? अभिलक्षण होगा। ठीक है, इसी चीज का हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज करेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट थ्योरम है वो क्या है आपकी? सिद्ध कीजिए पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अभाज्य संख्या या अखंडनीय संख्या है। अखंडनीय यानी जिसके खंडन ना किए जा सके। ठीक है, तो हमने अभी तो क्या किया था कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण वही होगा जो उसके क्या है? किसी भी अशून्य अवयव का क्या है? योजक जो आपका ऑर्डर होगा, वही बताया था ना कि एडिटिव ग्रुप के एलिमेंट का नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एज ए मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप वही उसका होगा। ठीक है, वही उसका अभिलक्षण होगा। तो अब हम प्रूव करना है हमें कि या तो 0 होगा या कोई प्राइम नंबर होगा, ये बताना है। तो माना कि हमने अज्यूम किया
कि डी कोई पूर्णांक के प्रांत है, डी एक पूर्णांक के प्रांत है, ठीक है, तथा ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है डी का। ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया डी का। अब फर्स्ट केस, यदि ऑर्डर ऑफ ए जीरो है, ऑर्डर ऑफ ए जीरो है, ठीक है, इसका एलिमेंट है, तो हमें पता है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यदि जीरो आ जाता है तो डी का अभिलक्षण भी क्या आ जाएगा, अभी प्रीवियसली प्रूव किया है इसको, शून्य होगा। केस सेकंड मानते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है, ऑर्डर ऑफ ए परिमित है तथा ऑर्डर ऑफ ए पी के बराबर है। अब इस पी को हमें प्राइम प्रूव करना है। तो यदि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है तथा ऑर्डर ऑफ ए पी है तो डी का अभिलक्षण भी क्या हो गया, तो डी का अभिलक्षण भी पी होगा, ठीक है। ये तो हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट से लिख दिया। अब इस पी को प्राइम प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे कि पी प्राइम नहीं है भाई, कोई कंपोजिट नंबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि पी अभाज्य संख्या है। शुरू में हमने क्या लिया, कोई भी डी का नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। यदि उसका ऑर्डर जीरो है तो हमें पता है कि डी का अभिलक्षण जीरो हो जाएगा। यदि उसका ऑर्डर पी है, कोई फाइनाइट नंबर है, तो उसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इस पी को प्राइम प्रूव करना है तो अब मानेंगे, माना पी क्या है, माना कि पी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो पी के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। P1 और P2 है, P1 और P2 उसके गुणनखंड है, जहां P1 भी 1 के बराबर नहीं है और P2 भी 1 के बराबर नहीं है, दोनों 1 के बराबर नहीं है, 1 और 1 के अलावा इसके फैक्टर्स हैं। तथा हमें पता है फैक्टर हैं तो P1 भी क्या होगा, P से छोटा होगा और P2 भी P से छोटा होगा, ठीक है। अब चूंकि D पूर्णांक के प्रांत है, D पूर्णांक के प्रांत है, इसीलिए ये क्या रहेगा, शून्य भाजक रहित रहेगा। शून्य भाजक रहित है। Therefore, यदि ऑर्डर ऑफ ए पी है, ठीक है, और सॉरी यदि ए नॉन जीरो है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट ए, ये जीरो के बराबर नहीं था तो जीरो डॉट ए स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा। ए जीरो नहीं है तो ए को ए से दो शून्य, वैसे भी देख लो दो शून्य अवयव है तो उनका गुणनखंड भी, उनका गुणा भी क्या होगा, शून्य नहीं आएगा, वरना शून्य भाजक सहित हो जाएगा। तो ए स्क्वायर भी जीरो नहीं है। अब हमने देखा था कि किसी भी पूर्णांक के प्रांत में दो अशून्य अवयव की कोटि क्या आ रही थी, समान आ रही थी। अब पूर्णांक के प्रांत में ऊपर ही हमने शो किया था, यदि ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ऑर्डर ऑफ बी भी एन आ गया था। पूर्णांक के प्रांत में कोई अशून्य अवयव की कोटि समान है। देयरफॉर यदि ऑर्डर ऑफ ए क्या आ रहा है, पी आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी क्या आएगा, पी, क्योंकि ए नॉन जीरो है तो बी भी ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है। ऑर्डर की डेफिनेशन से
एडिटिव ग्रुप के ही क्या है, एलिमेंट है, तो p डॉट ए स्क्वायर बराबर 0। p के क्या लिख सकते हैं, p1 डॉट p2 फैक्टर्स हैं इसके, और ये ए स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार, p1 p2 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज यदि हम सेपरेट करना चाहें ए डॉट ए वैसे करें तो इसको p1 डॉट ए और p2 डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दो अवयव हैं, उनका प्रोडक्ट यदि शून्य आ रहा है और ये पूर्णांक के प्रांत के अवयव हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो p1 a बराबर 0 होगा या फिर p2 a बराबर 0। ठीक है, अब p1 तो क्या है, p से भी छोटा धनात्मक पूर्णांक है, p2 भी छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यदि p1 को a से ऑपरेट करने पे a को p1 टाइम्स ऑपरेट करने पे हमें शून्य मिल रहा है, और यहाँ पे भी a को p2 टाइम्स ऑपरेट करने पे शून्य मिल रहा है। यहाँ से ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए p1 है, ऑर्डर ऑफ ए p2 है, परंतु ऑर्डर ऑफ ए तो हमने p माना था, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज परंतु p1 a शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि p1 तो छोटा है p से, तथा सिमिलरली इसी प्रकार p2 a भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p2 स्मॉल है p से, और साथ ही ये दे रखा था, साथ ही p वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि सबसे छोटा पूर्णांक है कि a को p टाइम ऑपरेट करने पे हमें शून्य मिल रहा है, उससे पहले कोई भी ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो p1 और p2 कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब p के फैक्टर ही नहीं है p1 और p2। इसलिए हमारी जो कल्पना है, हमारा जो अजम्पशन है, कल्पना कि p अभाज्य नहीं है, वह गलत है। अतः p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये आपका इसका प्रूफ हो गया है। इसके बाद में आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे भाई। सारे क्वेश्चंस मोस्टली रिंग में से क्वेश्चन ही आते हैं, एक आपसे थ्योरम पूछ लेगा और एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।